तो मेरे दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। आज हम लोग जो आपका क्लास 9th का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैथमेटिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस पर बात करेंगे और ये सभी प्रश्न 110% आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। हम लोगों ने बहुत ऑब्जर्व किया हुआ है आपके एग्ज़ाम को, तभी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके पास, क्या हम जीरो को P/Q के रूप में लिख सकते हैं? देखो, जीरो को भी हम लोग P/Q के रूप में आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि देख लो सबके नीचे एक होता है, ठीक है ना। बोला था ना, सबका मालिक एक। उसी प्रकार से देखो जीरो है तो जीरो के भी नीचे एक होता है, तो देखो ये P/Q के रूप में हो गया ना, इसीलिए इसको हाँ जरूर बोलिएगा, ठीक है। आप लोग चाहे रूट देखा जाए तो आपको अगर √4 ले लो, इसके भी नीचे में एक होता है, ठीक है। सबके नीचे में एक होता ही होता है, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कारण से वो P/Q के रूप में हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं हैं, बताओ 3 और 4 के बीच में 3 परिमेय संख्या कौन सी है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने का मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, जो भी है उनको पॉइंट में तोड़िए, ठीक है। तो पहला वाला देखता हूँ, देख लो, इसको काटोगे तो ये 2.5 आएगा, आढ़ाई आएगा, ठीक है। अगर 5 को अगर 2 से भागा दोगे तो वो आढ़ाई आएगा, और आढ़ाई पता है कि ये 3 से पहले ही आता है, 3 4 के बीच में नहीं आता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। सी देखते हैं, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 के साथ, देखो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो 1 पॉइंट तो ये बेसिकली 1 से बड़ा होता है, और हमको 3 और 4 के भी चाहिए, तो ये भी तो होगा नहीं। इस प्रकार से भागा देखिएगा। चलिए बी वाला देखते हैं, ये आपके पास दे जाएगा 4 3 12, हाँ 3 आ रहा है, 3 पॉइंट आगे करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि 3 तो आ गया ना, 3 पॉइंट कुछ भी हो 3 से ज़्यादा ही होगा, तो यानी कि ये वाला बी नंबर का ऑप्शन यहाँ तक सही है। दूसरा वाला चेक करो, दूसरा वाला भी होगा, तीसरा वाला भी होगा, ठीक है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। और जैसे जनरली अगर यहाँ पे देखो, पहला वाला क्वेश्चन में अगर कभी मान लो √2 आ जाए, √3 आ जाए, रूट आपके पास मान लो कि 6 आ जाए, यानी कि ऐसे रूट जिसका परफेक्ट रूट नहीं निकलेगा, ठीक है ना, परफेक्ट कोई नंबर नहीं निकलेगा उसका, तो समझ लेना उसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन जैसे √4 की मैं बात करूँ, मैंने एग्जांपल दिया था, √4 जो होता है वो 2 का होता है, ठीक है। तो यानी कि इसको 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर √2 आया, √3 आया, तो उसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख पाते, याद रखना मेरी बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि ऐसे रूट जो पूरी तरह से ना निकले, उसका रूट पूरी तरह से ना निकले, पॉइंट में अटक जाए, तो वो वाला जो होता है वो आपका नहीं निकलेगा, वो उसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। बाकी उसके अलावा कुछ भी संख्या दे दे, समझ लो उसको लिख सकते हैं। किन्हीं दो संख्याओं के बीच में होती है, तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच में देखा है तो अनंत परिमेय संख्याएं होती है, याद रखना सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो याद रखना प्रत्येक परिमेय संख्या देखा जाए तो आपके पास वास्तविक संख्या होता है, क्योंकि वास्तविक संख्या को 2 पार्ट में बांटा जाता है, ठीक है। एक, चलो शुरू से बता दो, देखो कोई भी संख्या होता है, मैंने संख्या को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, एक हो गया वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या, जिसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं काल्पनिक संख्या को, जो कि आप लोग 11 12 में आराम से आयुटा वगैरह पढ़िएगा। फिलहाल अभी आप लोग के लिए समझो कि किसी भी संख्या को वास्तविक संख्या में बांटते हैं। वास्तविक संख्या का 2 पार्ट होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के पार्ट होते हैं पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, सम विषम, जितना पढ़ो ये सभी उसके ही अंडर में आते हैं, ठीक है। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, ये सभी तो परिमेय संख्या है ही, ठीक है ना। परंतु यहाँ पूछा कि प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। √9 डैश संख्या, तो √9 जो होगा याद रखना इसका रूट परफेक्टली नहीं निकलेगा, ठीक है। अच्छा, कैसे नहीं निकलेगा, √9 का तो 3 ना होता है जी, ठीक है। देखो, तो 3 निकल गया तो 3 निकल गया, परफेक्टली निकल गया, यानी कि एक परिमेय संख्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या, एक नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या पूछा है, तो देखो √16 देखा जाए तो 4 का होता है, ये देखो कट जाएगा, 3 के 3, 3 4 12, और √4 ही बन गया, यानी कि इसका तो 2 निकल गया। 100 तो 10 का होता है, लेकिन रूट जो 12 ये किसी का नहीं होता है, ये पॉइंट में अटक जाएगा, यानी कि यही एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अच्छा, ये किसके बराबर है? तो देखो यार, दोनों में √6 कॉमन है, तो मैं √6 कॉमन ले लूंगा, तो अंदर में क्या बच जाएगा, 3 + का 4 बच जाएगा, 3 + 4 7 हो गया, यानी कि √6 × 7, 7 को आगे ले तो 7 √6 हो गया, जो कि ऑप्शन में आपके पास यहाँ बी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये किसके बराबर में है? तो इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आपके पास √6 × का √27 लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको आप लोग मिला कर लिख सकते हो, यानी कि होल का रूट में 6 × का 27 लिख सकते हो।
अब मैं 6 को क्या तोड़ सकता हूँ, 2 इंटू 3 में तोड़ सकता हूँ, इंटू में 27 को 3 में तोड़ सकता हूँ ना। हाँ देखो तो 3 का एक जोड़ा लग गया, लगा कि नहीं लगा, तो 3 का एक जोड़ा लगा तो 3 एक बाहर हो जाएगा और यहाँ से एक 3 बाहर हो जाएगा, यहाँ से एक 3 बाहर हो जाएगा, यानी कि 2 को 3 बाहर हो जाएगा, √2 अटले रह जाएगा, यानी कि 3 गुना 3 और √2 हो जाएगा। तो 3 3 9 √2, 9 √2 कहाँ दिख रहा है आपके पास, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, एक √a इंटू का कभी अगर √b लिखा हुआ है तो आप लोग इसको रूट का a भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उसी से मैंने किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन xq के बराबर है, xq के बराबर कौन है, तो देखो यहाँ देखा जाए तो x आप लोग डायरेक्टली पावर में घटा नहीं सकते, x का पावर में 6 माइनस का x का पावर में 3 लिखा है तो x का पावर में 3 नहीं लिख सकते। ठीक है, अच्छा गुना में तो पावर जुड़ जाता है तो ये तो होगा नहीं, तो 6 से ज़्यादा यहाँ तो x का पावर में 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखा जाए तो आपके पास ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, परंतु यहाँ देखो ये पावर कट सकता है, यानी कि x का पावर में 6 इंटू में x का पावर में 3, इसका मतलब ये होता है कि देख लो x का पावर में 6 ऊपर में, यानी कि 6 गो x है, 6 गो x है, इस प्रकार से 6 गो x है। ठीक है, चलो 6 गो लिख लीजिएगा आप लोग, और नीचे में 3 गो x है, तो नीचे का 3 गो x और ऊपर का 3 गो x कट जाएगा, तो अभी भी ऊपर में 3 गो x बचेगा और 3 गो x गुना में, इसलिए x³ बचेगा, यानी कि यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या बता, अपरिमेय संख्या आ गया, तो देखो देखने से ही पता चल रहा है √23 का वैल्यू अटक जाएगा। बाकी ये सब जो पॉइंट वाला वैल्यू है इस सब को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में ढाल सकते हैं। ठीक है, याद रखना मेरी बात। और √225 तो 15 का होता है। ठीक है, तो यानी कि यही आपके पास करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो शांत दशमलव प्रसार होते हैं, देख लो ये शांत है, जाकर रुक गए कुछ समय बाद, वो सब परिमेय संख्या में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा पाई क्या है, पाई बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखना कभी भी अगर पाई बोले, पाई कभी भी अगर पाई बोले इस प्रकार से, तो याद रखना ये एक अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, मैं 22/7 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये होता है एक परिमेय संख्या। तो याद रखना 22/7 का भी क्वेश्चन में दे तो मत सोचना ये तो पाई का वैल्यू, ये तो अपरिमेय संख्या, नहीं, ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपके पास कभी पाई दे दे तो ये हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए शून्य क्या है, तो शून्य हमेशा याद रखना ये ना ही प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और यहाँ देखा जाए तो ना ही अपरिमेय संख्या, क्योंकि शून्य को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, जहाँ p = नॉट 0 है, यानी ये परिमेय संख्या है। परंतु यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर का, एक परिमेय संख्या। शून्य जो होता है एक परिमेय संख्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है, एक पूर्णांक होता है, तो जो भी ऑप्शन में उसके हिसाब से मार दीजिएगा। चलिए, और एक याद रखिएगा शून्य ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, अच्छा प्रत्येक अपरिमेय संख्या है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होता है याद रखना ये एक वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक होता है, ये सभी परिमेय संख्या के पार्ट होते हैं। ठीक है ना, मैंने बोला था ना वास्तविक संख्या को 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या का पापा है वास्तविक संख्या, और परिमेय संख्या का भी पापा होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक अपरिमेय संख्या है, और कभी अगर आए कि एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय अपरिमेय कुछ भी यार, अगर ऑप्शन में एक वास्तविक संख्या लिखा हुआ है तो उसको टिक मार दीजिएगा और कुछ मत सोचिएगा। अच्छा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। देखो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होता है, असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या का 2 पार्ट होता है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो जो परिमेय संख्या जैसे कि 0 ले लो, तो 0 तो अपरिमेय संख्या नहीं ना है, लेकिन 0 वास्तविक संख्या है। ठीक है, कैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वास्तविक संख्या के 2 पार्ट, परिमेय और अपरिमेय, इस कारण से ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ना ही प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होता है, ना ही आपका अपरिमेय संख्या होता है, याद रखना मेरा, दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्या बनता है। अच्छा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, हाँ ये हम लोग बोल सकते हैं कि प्रत्येक जितने भी अपरिमेय संख्या वो वास्तविक संख्या है, सत्य है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या का ही पार्ट अपरिमेय संख्या होता है। अच्छा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, जो कि गलत बात है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। तो पूर्ण संख्या के पास एक 0 एक्स्ट्रा है, जो कि प्राकृतिक संख्या के पास नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, असत्य हो जाएगा। लेकिन अगर यही पूछ देता कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो हाँ ये सत्य हो जाता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 शुरू होता है, तो पूर्ण संख्या के पास एक 0 ज्यादा है, तो बाकी सब तो है ही प्राकृतिक संख्या वाला 1 2 3 4 5, और 0 भी ज्यादा है, इसीलिए ये हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सत्य सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो देखो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या एक गलत बात है, क्योंकि परिमेय संख्या आपका 3/2 भी है,
ठीक है। लेकिन ये एक पूर्ण संख्या नहीं, कि पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से गोटा गोटी वैल्यू दे। और 3/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन गोटा गोटी इसका वैल्यू है नहीं, क्योंकि इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आएगा, 1.5 आएगा। और 1.5 जो होता है वो 1 और 2 के बीच में आता है, गोटा गोटी संख्या नहीं है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। हाँ, ये पूछता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या एक परिमेय संख्या, तो बोलते हैं हाँ बिंदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या, हाँ ये भी बात सही है। माने अगर कुछ भी आए, क्या प्रत्येक सम, क्या प्रत्येक भाज्य, क्या प्रत्येक अभाज्य, प्रत्येक पूर्णांक, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या, तो बोल दीजिएगा हाँ है। लेकिन अगर ये पूछे क्या एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है, तो बोला नहीं। ठीक है, याद रखना मेरी बात। अच्छा, ये किसके बराबर है, इस टाइप का क्वेश्चन को मतलब बनाने का सबसे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जो भी ऑप्शन में होंगे सबको भागा देके देखना। देखो ये 0.3 है और यहाँ पे 0.3 पर बार लिखा है, इसका मतलब बाबू इसको ये सही आंसर नहीं है। 0.3 पर बार का मतलब होता है 0.333, जिस पर भी बार होता है वो हमेशा वो चलते चला जाएगा अनंत तक, मतलब वो आते रहेगा। तो यहाँ देख लो इस ऑप्शन में सिर्फ 0.3 लिखा है। अगर हाँ ऐसे लिखता है 0.333 और ऐसे डैश डैश दे देता, या फिर 0.3 पर बार दे देता, तब समझते हैं कि हाँ यही सही आंसर होता है। पर ऐसा नहीं है, 0.3 जाकर रुक गया है। पर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा 0.3 पर बार, तो ये तो होगा नहीं, 3 तो होगा ही नहीं। अब देखो 3/9 इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। 1/2 तो 0.5 होता है, यानी कि ये भी तो होगा नहीं। अब बचा एक ही ऑप्शन, तो यही करेक्ट होगा, बाकी काट के देख लेना। 10 को 3 से अगर भागा दोगे तो ये कितना बार में जाएगा, 10 को अगर आप लोग 3 से भागा दोगे, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 10 को 3 से भागा दोगे तो ये 3 आ जाएगा। एक्चुअली मैं यहाँ C नंबर का ऑप्शन है, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक सोच लिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 2 बार में लगा दिया। 3 देखो, 3 1 3 3 3 होना होता है, ठीक है, मैंने 3 2 9 कर दिया था, ठीक है। ओह है, तो इसको जब काटोगे तो 0.3333 पर आते चला जाएगा, यानी कि C नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो मेरे जैसा 3 2 9 मत कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.47 पर बार बराबर होता है। 0.47 का बार का मतलब होता है 0.474747 इस प्रकार से ये चलता चला जाएगा, 474747 चलता चला जाएगा। तो इन सभी को काट के देखिए, जो 0.47 आएगा वही आपका सही आंसर होगा। तो आप लोग काट के देख लीजिएगा, कहीं मैं वापस से मिस्टेक ना कर दूँ, नहीं करूँगा, टेंशन मतलब आप लोग ये काट के देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 4 का पावर में 3/2 क्या लिखा है, 4 का पावर में 3/2 बराबर है। तो देखो 4 का पावर में 3/2, तो मैं इस 4 को क्या 2 का पावर में 2 लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। और ऊपर में तो अभी 3/2 है ही, और ये गुणा में, इसलिए 2 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, 2 का पावर में 3 बचेगा। और 2 का पावर में 3 का मतलब 8 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अच्छा, यहाँ लिखा है 64 का पावर में 1/2, तो 64 को मैं 8 का पावर में 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ ऊपर में तो 1/2 है ही, और ये 2 और 2 कट जाएगा, तो 8 का पावर में 1 हो जाएगा, और 8 का पावर में 1 तो 8 ही होता है, तो डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये एक बहुपद है, आपको बताना है ये कैसा बहुपद है। तो देख लो, दोनों में x है, ठीक है, तो एक ही चर है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चर नहीं है। चर मतलब क्या है, जिसका वैल्यू बदले, तो x तो है दोनों में, तो x यहाँ पे एक ही चर है, x ही है, तो इसीलिए हो जाएगा ये एक चर वाला बहुपद हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। यही अगर मान लो x² प्लस का 2y या फिर z लिखता प्लस का 1 लिखता तो 2 चर वाला होता, क्योंकि देख लो यहाँ पे x और y 2 चर आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें x² का गुणांक है, x² का पूछा है। देखो x² यहाँ पे इसके आगे में 2 गुना है और प्लस का 2 गुना है, इसलिए +2 सही हो जाएगा, तो बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। यहीं अगर मान लो माइनस लिखा होता है यहाँ पे तो हो जाता है -2, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में घात 20 वाला एक द्विपद है। सबसे पहली बात तो द्विपद होना चाहिए, इसके 2 पद हो। तो यहाँ देखा है तो सभी में 2 ही पद है, तो टेंशन खत्म। ठीक है, अब बात रहा 20 घात होना चाहिए, तो 20 घात यहाँ पे, और घात जो देखा जाता है ये चर में देखा जाता है। अगर मान लो यही अगर ऐसा लिखा होता है 1 प्लस का x प्लस का 1 का पावर में 20, तो ये मान्य नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट का पावर वाला को नहीं पकड़ते हम लोग। यहाँ पे जो घात पूछा है बेसिकली चर में होना चाहिए, और यह देख लो चर में है, 20 में x में 20 का घात है, यानी कि यही हो जाएगा बेसिकली 20 घाती एक आपके पास ये बहुपद हो जाएगा। और यहाँ देखा जाए तो आपके पास यही 20 घात वाला द्विपदी वाला बहुपद है। ठीक है, तो आपके पास सी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। अच्छा, इसकी आपको घात बताना है, तो घात आपको देखना है चर का। चर में सबसे ज्यादा घात किसका है, वही उसका घात होता है। तो देख लो चर में एक घात 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 है सबसे ज्यादा, तो इसीलिए इसका घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये अगर मान लो यहाँ पे 6 रहता तो 6 घाती हो जाता है। देखना सबसे बड़ा घात क्या होगा बहुपद का, मतलब चर का, वही उसका घात होगा। ठीक है, याद रखना मेरी बात, हाईएस्ट डिग्री जिसका होगा वही उसका घात होगा। अच्छा, यह एक है।
तो ये देख लो यहाँ पे दो पद है, यह एक देखा जाए तो आपके पास दो पद है और साथ साथ यहाँ पे स्क्वायर है, मैक्सिमम पावर स्क्वायर है, जो इसका ज़्यादा पावर होता है वही उस पद का बहुपद होता है। अगर मान लो मैक्सिमम पावर एक है तो वो रैखिक बहुपद होगा, दो है तो द्विघाती बहुपद होगा, तीन है तो द्विघाती बहुपद होगा, या मैक्सिमम पावर तीन है इसलिए ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यह एक है, तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे देख लो मैक्सिमम पावर तीन है तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, अगर चार होता तो चार घाती बहुपद हो जाता। अच्छा यहाँ पे ये एक है, देख लो यहाँ पे मैक्सिमम पावर एक्स में कुछ नहीं माने वन है यानी कि ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यहाँ पे x का वैल्यू दे देगा और यहाँ पे आपके पास एक fx जिसको फंक्शन बोलते हैं, आप लोग आगे चल पढ़ोगे, समझो कि ये एक बहुपद या फिर समीकरण को, द्विघात समीकरण को दिखाने का ये एक द्विघात या फिर समीकरण को दिखाने का एक सिंबल होता है, यूँ समझो। यहाँ आपके पास दिया हुआ है 5x माइनस का 4x² प्लस 3 का मान होगा, तो बस x का वैल्यू -1 पुट करो ना यार, आंसर आ जाएगा। तो यह 5 हो जाएगा इंटू का -1, क्योंकि x का वैल्यू पुट करना है तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। 5 में अगर -1 गुना करोगे तो हो जाएगा -5 माइनस, और यहाँ देखो सबसे पहले -4। अब देखो यहाँ पे x का स्क्वायर है और यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, -1 है, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, क्योंकि नेगेटिव वाली संख्या का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 को 4 से गुणा करोगे तो 4 ही रहेगा। ठीक है, और प्लस का 3, अब सॉल्व कर दो, या -5 और -4 -9 हो गया, प्लस का 3 यानी कि आपके पास हो गया -6। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बस वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। स्टेप का प्रश्न एक आता है। अच्छा अब इसमें इसको पुट करो, अरे आप देखो यहाँ पे टी है, घबराने का जो है, बस टी का वैल्यू 0 पुट करो तो हो जाएगा 2 प्लस का, देखो यहाँ पे टी तो 0 हो गया, प्लस 2t², देखो 0 का स्क्वायर देखा जाए तो 0 ही होता है। ठीक है, अब उसको 2 से गुना करोगे तो 0 ही हो जाएगा, माइनस का टी का क्यू, टी यहाँ पे 0 है तो 0 का क्यू 0 ही होगा, तो ये तो 0 0 पूरा एकदम 0 होगा, सिर्फ 2 बचा, यानी कि 2 ही सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देख रहा है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड टी बी देख के डरना नहीं है, बस वैल्यू पुट करना आंसर आ जाएगा। अच्छा इस बहुपद का आपको शून्य ज्ञात करना है। सबसे आसान ट्रिक बता रहा हूँ, जो भी ऑप्शन में सबको पुट करके देखो, या फिर एक काम करो, इसको क्या करो 2x + 7 जो है इसको 0 के बराबर कर दो। सबसे आसान बताता हूँ, इस प्रकार से अगर दो पद वाला रैखिक बहुपद है, फिर बोले कि रैखिक एक चर वाला अगर रैखिक बहुपद कभी भी दे या रैखिक समीकरण अगर आपको दे तो क्या करना है, इसको 0 के बराबर इक्वेट कर देना और फटाक से आप लोग x का वैल्यू निकाल देना, आपका वही शून्य हो जाएगा। तो देखो x बराबर में क्या हो जाएगा, 7 उधर से जाएगा तो -7 हो जाएगा, और यहाँ भागा में 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ x के साथ गुना में है, तो -7/2, तो -7/2 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11वां प्रश्न है, बहुपद √3 की घात क्या है, तो 0 है। कभी भी कांस्टेंट हो, जिसको अचर बोलते हैं, कभी भी अचर बहुपद दिया हो तो उसका घात 0 होता है हमेशा। अगर 1 दिया, इसका घात क्या है, तो 0 है। अगर 0 दिया हुआ है तो इसका घात, भाई साहब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 का घात, हाँ ये भी पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल नहीं। ठीक है, 0 कर दिया हुआ तो इसका भी घात 0 होता है। कैसे, देखो समझो, एक्चुअली इसका घात 0 क्यों होता है समझो। तो देखो इसको अगर मैं x का पावर में 0 नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर में अगर 0 होता है तो वो 1 हो जाता है। बस याद रखना, 0 का पावर में 0 करोगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे x का पावर में अगर 0 है तो इसको काटोगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 को 0 से गुना करो तो 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से √3 जो है इसको मैं x का पावर में 0 लिख सकता हूँ। और जो किसी भी बहुपद का घात डिसाइड करते हैं ये हम लोग अचर संख्या के पावर के हिसाब से देखते हैं, और यहाँ √3 में तो कोई चर संख्या है नहीं, तो इसको हम लोग x का पावर में 0 अपने से नहीं मान सकते हैं, क्योंकि x का पावर में 0 का मतलब तो 1 होता है। अब इस 1 को √3 से गुना करोगे तो √3 ही रहेगा। इसीलिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जितने भी कांस्टेंट संख्या, जितने भी कांस्टेंट बहुपद है, इनका जो घात होता है वो 0 होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग इसको x का पावर में 0 इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, अचर बहुपद की घात होती है, अभी मैंने बताया 0, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके पास निम्नलिखित में कौन सा एक अचर बहुपद है। अचर बहुपद बोलना है यानी जिसमें कोई भी चर ना हो, x y z फलना ढकला ना हो, सिर्फ a 1 2 3 4 5 हो, तो बी नंबर में दिख रहा है, यही सही आंसर हो जाएगा। और इसका घात क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घात देखा जाता है चर से, और यहाँ चूंकि 3 में कोई चर है नहीं, तो अपने से हम लोग x का पावर में 0 लगा देते हैं, इसलिए बोलते हैं इसका पावर 0 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला यानी कि सिर्फ जिसमें हो तो x तो x ही हो, y तो y हो, z तो z ही हो। अगर 10 गो है तो 10 को 10 y होना चाहिए, 10 का 10 z होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पे 2 चर वाला है, ये भी 2 चर वाला है, क्योंकि यहाँ पे x y है, यहाँ पे सब में x है, यानी कि यही सही आंसर हो जाएगा। आपके पास सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तो चर है ही नहीं। ठीक है, याद रखना।
चलिए, निम्नलिखित में कौन एक बहुपद है। देखो एक क्वेश्चन अब पूछता है कि बता निम्न में से कौन सा बहुपद है, तो कैसे पहचानोगे कोई बहुपद है कि नहीं। तो याद रखना जितने भी चर होंगे आपके बहुपद में 1 2 3 4 जितने भी चर हो, सभी चर का जो पावर होना चाहिए वो एक देखा जाए तो आपके पास एक जो होना चाहिए वो आपके पास 1 2 3 4 यानी कि प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। जैसे ही देख लो यहाँ पे x का पावर में -1 है जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो 1 से शुरू कर अनंत हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 गोटा गोटी वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ये तो है नहीं, यानी कि ये भी बहुपद नहीं होगा। देखो ये भी बहुपद नहीं क्योंकि x का पावर में -1 है, ठीक है। और देखो 3 नंबर में देखोगे तो यहाँ पे √x लिखा हुआ है। तो √x का मतलब होता है x का पावर में 1/2। अगर क्यूब रूट लिखा हुआ है यानी कि इसका मतलब होता है x का पावर में 1/3। तो यहाँ पे 1/3 आधा आधी आ गया ना। चर का पावर में आधा आधी नहीं आना चाहिए, गोटा गोटी आना चाहिए, और 1 2 3 4 5 आना चाहिए, यानी कि प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, क्योंकि देखो यहाँ पे जितने भी x है सबके पावर में या तो 1 है या तो 4 है, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा एक प्राकृतिक संख्या है चर के सभी पावर में, यानी कि यही बहुपद हो जाएगा। तो बहुपद पहचानने का यही नियम होता है, जितने भी चर है सभी के पावर में देखना कि क्या होना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है, बहुपद होना चाहिए। साथ ही साथ देखा है तो एक चर में होना चाहिए। देखो ये तो बहुपद है ही नहीं क्योंकि y में रूट में है यहाँ पे, ठीक है। अब बाकी बचा ये सब। तो यहाँ देख लो ये 2 चर वाला बहुपद है क्योंकि देख लो यहाँ पे x और y दोनों है। ये भी 2 चर वाला, बस ये बचा बी नंबर का 31 प्लस का t/2। तो यहाँ पे t देखो t ऊपर में है, ठीक है। तो t ऊपर में कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पावर में 1, ये 1 ले सकते हैं हम लोग। तो ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 31 प्लस का t इंटू का 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और t का पावर में 1 है, यानी कि ये सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। यही अगर t अगर नीचे होता, अगर ऐसे लिखा होता 31 प्लस का 2/t, तब ये बहुपद नहीं होता, क्योंकि t फिर ऊपर ले जाते तो इसका पावर -1 हो जाता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। ये मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं जो किसी टाइप के प्रश्न आते हैं। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे एक अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।